हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। डेली वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन इस बैच का आज डे 12 है। आज के सेशन में हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इन चीजों को पढ़ेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस बैच को नहीं ज्वाइन किया है वो इस बैच को ज्वाइन कर लें। इस बैच में वोकैब के पार्ट पे ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, रूट वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये सारी चीजें जो हैं वर्ड पावर का हिस्सा हो गई। और इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन से पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स, ये चीजें हो गई। इनके साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स के भी सेशंस मिलेंगे आपको। प्रेपोजिशन पे भी चर्चा समय समय पर कराई जाएगी इस बैच में। इस बैच का शेड्यूल क्या है? ये बैच मंडे टू सैटरडे यानी कि 6 डेज अ वीक। इसकी जो लाइव क्लास है रोज सुबह 6 बजे चलती है। क्लास को आप बाद में भी अटेंड कर सकते हैं। टोटल वीडियो लेक्चर्स कितने होंगे? एक महीने में 25 लेक्चर्स और 6 मंथ्स में 150 लेक्चर्स। तो टोटल में ये जो बैच है इसमें आपको 150 वीडियो लेक्चर्स या 150 सेशंस मिलेंगे आपको। इस बैच की टोटल फी है 500, है ना, ये टोटल फी है। डेमो वीडियोस भी मैंने इस बैच के प्रोवाइड कराए हैं। अगर आपने उन डेमो वीडियोस को ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर डेमो वीडियो के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी डेली वोकैब की। उस पे जा करके आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं जो डेमो के लिए अवेलेबल है। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर पे जो है आप कॉल करके डेमो वीडियोस की प्लेलिस्ट मांग सकते हैं। फी कैसे पे करनी है, क्लासेस कैसे मिलेंगी, ग्रुप्स में कैसे ऐड किया जाएगा, इन सारी चीजों को आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। एक जरूरी बात मुझे उन स्टूडेंट से साझा करनी है जिन्होंने विनर्स 2.0 बैच में एडमिशन लिया है। जो विनर्स 2.0 बैच है ये दो शेड्यूल में है। एक शेड्यूल में वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन है, दूसरे शेड्यूल में ग्रामर है। वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस तो शुरू हो गई हैं क्योंकि यही क्लासेस जो हैं वो विनर्स बैच के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। विनर्स बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन को इसी सेशन से अटेंड करेंगे, है ना। हाँ, उन्हें रोज सुबह 6 बजे जो है पहला क्लास मिलने लगा है इनफैक्ट। और जो ग्रामर का सेशन है ये किसी कारणवश अभी नहीं शुरू हो पाया है और ये मंडे से स्टार्ट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि सर अभी तक मुझे ग्रुप में ऐड नहीं किया गया। तो सर ग्रुप में अभी तक किसी को ऐड नहीं किया गया, ये प्रोसेस 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। किसी भी तरीके से आपने जो पेमेंट किया है या किसी भी तरीके से जो आपका कंटेंट है उसका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें। हाँ, पेमेंट करने के बाद जो है स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे जरूर भेज दें, है ना। उसी स्क्रीनशॉट के आधार पर आपको ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाएगा जैसे ही ग्रुप को फॉर्म किया जाएगा। 1 से 2 दिन के भीतर ये सारा प्रोसेस कर लिया जाएगा। तो आप सबसे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस तो शुरू हो ही गई हैं, है ना। ग्रामर की क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास को शुरू कर देते हैं। जो पहला सेगमेंट है वो वर्ड मीनिंग का है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मन लगा के हर एक चीज को सुनिएगा और समझिएगा ताकि आपको सब समझ में आ जाए। पहला वर्ड है टेसिट। पहली बात, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है सर? एक एडजेक्टिव है। टेसिट बेसिकली ना सहमति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? सहमति के लिए, योगदान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर ये जो सहमति है या जो योगदान है ये सामने से नहीं होगा। जैसे कि आप क्या है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है, अमेरिका जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है पर खुल के नहीं आ रहा है ना, पीछे से सपोर्ट कर रहा है, पर्दे के पीछे से सपोर्ट कर रहा है, वो टेसिट सपोर्ट है। जैसे सुग्रीव और बाली की जब लड़ाई हुई तो सुग्रीव को राम ने सपोर्ट किया था लेकिन खुल के नहीं सपोर्ट किया था ना, टेसिट सपोर्ट किया था, राइट। हाँ, तो जब किसी चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट हो, आप शामिल हो लेकिन फ्रंट पे ना आया,
पीछे से, पर्दे के पीछे से आप इस काम को कर रहे हो, तो वहां पे टेसिट वर्ड को यूज किया जाता है। ये एक एडजेक्टिव है। क्या है सर? ये एक एडजेक्टिव है। याद कैसे करेंगे? ध्यान रहे TAC एक रूट वर्ड है। TAC क्या है? एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है साइलेंस, हिडन, यही मतलब है सर। ठीक, जिस भी काम को छिपा के किया जाएगा, बिन बताए किया जाएगा, लोगों की नजर से दूर किया जाएगा, वहां पर TAC आएगा। देखिए एक वर्ड होता है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स आपकी तरकीब होती है, चाल होती है। तो क्या इस तरकीब को, चाल को आप किसी को बताते हैं? नहीं बताते। एक होता है टैक्टफुल, तिकड़मबाज एक शब्द होता है, चालबाज एक शब्द होता है। टैक्टफुल पर्सन वो होता है जो बहुत दिमाग लगाता है, लेकिन क्या किसी को बताता है? नहीं बताता। फिर एक वर्ड है टैसिटर्न। टैसिटर्न वर्ड वो है, व्यक्ति वो होता है जो बहुत कम बोलता है स्वभाव से, तो वो टैसिटर्न हो गया। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो टैक्टेसिट हो गया, टैक्टिक्स हो गया, टैक्टफुल हो गया, टैसिटर्न हो गया। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड रेटिसेंट भी है। रेटिसेंट भी अल्पभाषी को कहते हैं, पर पूरी तरीके से मैच नहीं करता TAC से, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा आपको। तो टेसिट क्या है? Tacit agreement, approval, support, etc. is given without anything actually being said, है ना? Anything officially been announced, ये कहा जाता है। तो समर्थन होता है लेकिन ऑफिशियली उसका कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। The parents have given their tacit approval to their wedding. माँ बाप ने उनकी शादी को अपनी सहमति दे दी है ना? टेसिट अप्रूवल दी है। ये कहा है कि जाओ तुम लोग शादी कर लो, हम लोग जो है शादी में नहीं होंगे। They will not attend the function. हम फंक्शन को अटेंड नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन जो न्यूली वेड कपल है उसका स्वागत जरूर करेंगे। तो शादी करो, हमारी रजामंदी है, हम उस शादी में शामिल नहीं हो सकते, वो एक अलग बात है, लेकिन करो जाकर, है ना? और हम खुल के ये बता, आप शामिल हो जाएंगे तो खुल के समर्थन कर रहे हैं ये पता चल जाएगा ना। तो शादी करो, हम चाहते हैं, हमारा समर्थन है, पर वो टेसिट होगा, हम आएंगे नहीं। अब देखिए दीज गूंस, गूंस आप समझते हैं किसको बोलते हैं? लफंगों को, गुंडों को कहते हैं, है ना? गुंडा। These goons seem to have got tacit support from local administration. लिखा हुआ कि ये जो गुंडे हैं, ऐसा लगता है इनको स्थानीय प्रशासन की तरफ से एक दबा हुआ समर्थन मिला हुआ, तभी ये गुंडाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें जो स्थानीय प्रशासन है उसका समर्थन है। अब स्थानीय प्रशासन खुल के तो इनके समर्थन में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि समर्थन है। तो टेसिट का मतलब है सपोर्ट, सहमति, योगदान, लेकिन जो छिपा हो, जैसे इम्प्लाइड हुआ, इम्प्लिसिट हुआ, कोवर्ड हुआ, कोवर्ट हुआ, हिडन हुआ, इन सब का मतलब ही होता है अंतर्निहित। क्या मतलब है? अंतर्निहित या ढका हुआ, ये मीनिंग। फिर अगला अगला एंटोनिम में क्या आ जाएगा? अब कोवर्ट का एंटोनिम ओवर्ट हो जाएगा। भाई टेसिट में चीजें छिप के की जा रही ना, अब एंटोनिम में वो चीजें आएंगी जो खुल के की जाए। जैसे ओवर्ट है, ओपन है, स्टेटेड है, एक्सप्लिसिट है। ये देखिए इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित, एक्सप्लिसिट है, सामने सब कुछ होगा। ये देखिए कोवर्ट है, ढका हुआ, ये देखिए ओवर्ट है, खुल्लम खुल्ला होगा। तो टेसिट का मतलब होता है छिप कर, जिसको कह सकते हैं, या दबे पांव जिसको कह सकते हैं। कैसा लगा पहला वर्ड? मुझे मैसेज के माध्यम से जरूर बताएं। अगला वर्ड है प्रीसीडेंस। पहली बात से प्रीसीडेंस एक नाउन है। क्या है? नाउन। हमेशा याद रखें कोई शब्द अगर ENCE पे रुके, कहाँ रुके? ENCE पे रुके, या फिर ANCE पे रुके। मैं दोहराता हूँ इस बात को कोई भी वर्ड अगर ENCE पे रुकता है या ANCE पे रुकता है तो वो क्या है सर? वो एक नाउन। क्या है? नाउन है। आगे बात समझ में? जैसे आप बोले इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की स्पेलिंग में क्या आता है? TLLIGENC आता है कि नहीं आता? आता है। तो ENC, ऐसे आप बोले ब्रिलियंस, ब्रिलियंस में ANCE आता है ना? तो कोई भी वर्ड जब ENCE पे या ANCE पे रुकता है तो वो क्या माना जाता है या वो क्या होता है? वो एक नाउन होता है। If one thing takes precedence over another, it is regarded as more important than the other thing. प्राथमिकता एक हिंदी में शब्द होता है ना सर, होता है ना? प्राथमिकता, उसी को प्रेसिडेंस बोलते हैं। अगर एक चीज को प्राथमिकता मिली हुई है दूसरी चीज पर, इसका मतलब है कि वो चीज ज्यादा जरूरी है। यहाँ ये भी मैं आपको बताऊं कि सर प्रेसिडेंस को यूज करने का तरीका है, इसे एक फ्रेज में बदल के यूज किया जाता है, और वो फ्रेज है टेक प्रेसिडेंस ओवर या फिर हैव प्रेसिडेंस ओवर। आया ना समझ में? टेक प्रेसिडेंस ओवर या फिर क्या? हैव प्रेसिडेंस ओवर। प्राथमिकता,
देना या प्राथमिकता, लेना या प्राथमिकता, होना जिसको कहा जा सकता है। अब ये तो हो गया मीनिंग, याद कैसे करेंगे? इसमें ध्यान से देखिए, प्री है सर, प्री का एग्जाम पहले होता है ना सर, तो प्री का मतलब जो चीज पहले होगी, और जो चीज पहले होगी उसी को तो प्राथमिकता मिलेगी। और देखिए सर, पूरा वर्ड होता है प्रिसीड, कोई घटना जब दूसरी घटना को प्रिसीड करती तो वो घटना पहले घटती है सर, उसके बाद दूसरी घटना प्रिसीड करती है। जैसे कि आप सुबह उठे, पहले आप ना वॉशरूम गए, उसके बाद आप बाथरूम गए, तो वॉशरूम प्रिसीड कर रहा है बाथरूम को एक तरीके, बात समझ रहे हैं? या बाथरूम जाने के बाद फिर आप जो है शावर लेने के बाद फिर आपने पूजा करी, तो पूजा पाठ जो है वो शावर के बाद है, यानी कि शावर पूजा पाठ को प्रिसीड कर रहा है एक तरीके से, समझ रहे हैं ना? या पूजा पाठ करने के बाद आपने नाश्ता किया, तो नाश्ता जो है वो प्रिसीड कर रहा है किसको? पूजा पाठ को। नहीं सॉरी, पूजा पाठ प्रिसीड कर रहा है नाश्ते को, क्योंकि जो चीज प्रिसीड करेगी वही पहले होगी। If you are the first person in line for something, अगर किसी लाइन में लगे हुए आप पहले व्यक्ति हैं, then you have precedence over all of the people behind you. ऐसे में जितने भी लोग आपके पीछे हैं उनको, उनके ऊपर आपकी प्राथमिकता है, unless there is an emergency. हाँ, अगर इमरजेंसी हो तो कोई बात ही नहीं है, वरना जब आप लाइन में सबसे आगे लगे हैं तो आपको सब पे प्राथमिकता मिली हुई है। अगला एग्जाम्पल देखिए, डू यू वांट अ सोसाइटी वेयर अपीयरेंस और लुक वंस लुक्स, क्या चाहते हैं आप? एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं, या फिर आप एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां पर किसी का अपीयरेंस या उसका लुक जो है ज्यादा महत्व रखे, प्रेसिडेंस रखे उसी या किसी दूसरे व्यक्ति के स्किल्स या उसके वर्च्यू पर? क्या आप ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर किसी का लुक ज्यादा महत्व रखता हो किसी की योग्यता के ऊपर? नहीं ना, ऐसा समाज तो नहीं चाहते। तो प्रेसिडेंस मतलब प्राथमिकता, जिसको आप प्रेफरेंस बोल सकते हैं। प्रेसिडेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस, प्रेसिडेंस, या तो प्री से याद कर लिया या प्रीसीड से याद कर लिया। प्रायोरिटी सिनोनिम में आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा, सुपीरियोरिटी आ जाएगा, है ना? ये सब जो है वो सिमिलर वर्ड्स में आ गए। अब इसी के साथ जो पहला सेगमेंट है आज के सेशन का वो ओवर हो जाता है वर्ड मीनिंग का। कैसा लगा मुझे बताएं, दोनों ही वर्ड समझ में आए कि नहीं? अब इडियम्स एंड फ्रेजेस पे चलते हैं। तो पहला जो इडियम है वो क्या है? व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग का मतलब क्या होता है? सुअर। तो सुअर क्या उड़ लेते हैं? नहीं उड़ पाते ना। तो व्हेन पिग्स फ्लाई का मतलब क्या हुआ? सुअर उड़ लेते हैं? नहीं, सुअर तो उड़ नहीं पाते। इस इडियम का इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए किया जाता है, एक काल्पनिक बात के लिए किया जाता है। ये बताया जाता है कि ठीक है, जब सुअर उड़ने लगेंगे तब ये होगा, समझ रहे हैं ना? जब ऐसा होना लगेगा तब ऐसा होगा। एक फ्रेज है, अ कोल्ड डे इन जुलाई। तो जुलाई में आपको ठंड लग रही है, ऐसा होता है क्या? जुलाई ठंड का महीना ही नहीं है, तो जुलाई में आपको ठंड कैसे लगेगी या क्यों लगेगी? तो झूठ बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? झूठ बोला, राइट? इस तरीके से। या व्हेन हेल फ्रीजेस ओवर बी। फ्रीज मतलब जम जाना, हेल मतलब नर्क। कहते हैं नर्क एक आग का गोला है, तो वहां पर बर्फ कैसे जम जाएगी? तो झूठ बात है ना। सुअर उड़ेंगे कैसे? एक तरीके से जो चीज फिक्शनल है, जो होना नहीं है कभी, पढ़िए ना, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, एक घटना जो कभी घटेगी ही नहीं। आई आस्क्ड माई बॉस इफ आई कुड गो ऑन अ 2 month वकेशन। मैंने अपने बॉस को बोला, क्या ये संभव है कि मैं एक बार कभी 2 महीने की छुट्टी ले लूं? ये संभव है? He said yes, बिल्कुल ले सकते, बट when pigs fly। मजा ले लेंगे, आप समझ रहे हैं ना? मैंने अपने बॉस से बोला कि सर ये पॉसिबल है क्या कि 2 महीने की छुट्टी मैं एक साथ ले लूं? तो बॉस ने कहा हाँ, ले लेना, जब कयामत आ जाए तब ले लेना, अभी नहीं, है ना? when pigs start flying, तब ले लेना एक तरीके से। तो जो चीज होनी ही नहीं है ना, इम्पॉसिबल, असंभव जिसको कहते हैं, इम्पॉसिबल, असंभव कहते हैं। अगला फ्रेज है, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। क्लाउड मतलब बादल, बादल मतलब दुख, संकट, आफत, मुसीबत। ठीक, बादल का ये मतलब, कभी सुख के बादल नहीं मंडराते हैं, कष्टों के बादल मंडराएंगे, दुख के बादल मंडराएंगे, संकट के, आफत के, मुसीबत के बादल मंडराएंगे। तो क्लाउड का मतलब ही जो चीज नेगेटिव है,
हानिकारक है, नुकसानदायक। सिल्वर लाइनिंग, अब आप समझिए सर, आपके ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो मतलब क्या, हमारे यहाँ लगता है बहुत बारिश है ना, तो आफत वाली बात हो गई। अब उसी में से सूरज की रोशनी निकल रही है सर, आप चाहते हो कि बारिश ना हो और बारिश के लिए बादल बहुत सारे बन गए हो, अब आप डर जाएंगे, अब तो आफत होगी, बहुत फसल सब सड़ जाएगी, सब नुकसान हो जाएगा फसल का। फिर थोड़ी देर बाद आप वहां पे सूरज की रोशनी थोड़ी थोड़ी निकलती हुई देखते हैं, आपको लगता अरे, हमको लगता है बादल छट जाएंगे, है ना, रोशनी सूरज की फिर से निकल आएगी, है ना, वो देखो 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 रोशनी आ रही है, मतलब इसका मतलब है कि संभावना है कि चीजें बेहतर हो जाएं। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब है कि जब चारों तरफ से अंधियारा हो, अंधकार में माहौल हो, सब गलत ही गलत लोग आसपास हो, सब गलत ही गलत हो रहा हो, सब नुकसानदायक ही हो रहा हो, है ना, सब आफत जैसा, मुसीबत जैसा ही हो, तो उसी के बीच में एक रे ऑफ होप भी होती है, आशा की किरण जिसको कहते हैं। व्यक्ति कितनी भी निराशा में डूबा हुआ हो, वो सोचे तो उस निराशा में कहीं ना कहीं आशा की एक किरण होती है। समझ रहे हैं ना, मतलब हर मुसीबत अपने साथ उस मुसीबत का समाधान भी लेकर आती है। कोई भी आफत हो, कोई भी मुसीबत हो, तो उस मुसीबत के साथ उसका समाधान भी जुड़ा ही होता है ना, हर समस्या का समाधान हो ही जाता है ना, जहां पर सब गलत गलत लोग हो वहां पर भी एक अच्छी चीज होती है। जैसे आप लंका में जब हनुमान गए, तो लंका में तो सब रावण जैसे ही राक्षस थे, फिर वहां पर विभीषण मिले, तो क्या है सर, तमाम गंदे लोगों के बीच में एक अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है सर, समझ रहे हैं ना। हाँ, जब अशोक वाटिका में सीता जी थी, तो आस पास से सब राक्षसियों ने घेर रखा था ना, उन्हीं में से एक राक्षसी थी त्रिजटा, वो तो एक ईमानदार और सौम्य स्वभाव की राक्षसी थी। तो सब गंदे लोगों के बीच में एक अच्छा व्यक्ति भी होता है, मुसीबत के बीच में मुसीबत से बाहर निकलने का एक रास्ता भी होता है। जहां लगता है कि सब बर्बाद हो जाएगा, तो वहां आबादी की भी एक आशा की किरण नजर आती है। सो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, मीनिंग देयर इज समथिंग गुड इन एवरीथिंग दैट इज बैड। यही तो मैं कह रहा हूँ, हर वो चीज जो खराब है, गलत है, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा भी होता है। रीना वॉज डिप्रेस्ड टू बी कन्फाइंड टू बेड, कन्फाइंड टू बेड मतलब सीमित हो जाना, आफ्टर हर सर्जरी। इस बात से रीना बहुत डिप्रेस थी, परेशान थी कि सर्जरी के बाद से तो वो कन्फाइन हो गई, मतलब बिस्तर पर ही जम गई है, एक तरीके से बंद सी गई, वो चाहे भी तो चल नहीं पा रही। बट ओवर टाइम, लेकिन समय गुजरने के साथ, व्हेन शी कुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हर फैमिली, जब वो समय गुजरने के साथ, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ समय गुजारने लगी, एंड कैच अप विद ओल्ड फ्रेंड्स, और पुराने दोस्तों से भी मिलने लगी, who came to visit her, जो उससे मिलने आया करते थे, फिर क्या हुआ, शी रियलाइज दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। उसको सर्जरी हुई, वो बेड पे चली गई, तो ये क्लाउड है ना सर, लेकिन जब लोगों ने उसमें सकारात्मक ऊर्जा डाली, तो क्या लगा उसे, दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एक तरीके से। इवन दो ही हैड लॉस्ट द मैच, यद्यपि वो मैच हार गया है, he had gained an experience, लेकिन उसने अनुभव तो हासिल किया, and was now more confident, और अब वो उसी अनुभव के चलते जो है ज्यादा कॉन्फिडेंट है। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कैसे, क्लाउड का मतलब मैच हार गया वो, लेकिन वो मैच तो हार गया, पर उससे एक सकारात्मक चीज हुई कि उसे अनुभव भी मिल गया ना, तो वो सिल्वर लाइनिंग हो गई। ये देखिए बादल मंडप है, यहाँ से देखिए सूरज की रोशनी धीमे धीमे आ रही, तो आपको लगेगा हाँ बादल छटेंगे शायद, है ना, धूप निकलेगी एक तरीके से। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। नंबर 3 देखिए, a smooth sea never made a skilled sailor। स्मूथ सी का मतलब क्या हुआ, एक समंदर जिसमें तूफान ना हो, लहर ना हो, उथल पुथल ना हो, है ना, तो ऐसे में क्या है, एक स्किल्ड सेलर नहीं बन सकता, मतलब एक योग्य नाविक नहीं बन सकता। सेलर का मतलब क्या है, नाविक। हाँ, जैसे आप ना गाड़ी सीख रहे हैं, सीखते रहिए, कार सीख रहे हैं आप, 15 दिन सीखे, 15 दिन आपने गाड़ी तो सीखी, लेकिन चलाया आपने उसे हमेशा कहाँ, सुनसान सड़कों पर। इससे आप अच्छे ड्राइवर नहीं बन जाएंगे सर। जब आप बिजी रोड पे चलाएंगे, हाईवे पे चलाएंगे, ढलान पे चलाएंगे, चढ़ाई पे चलाएंगे, तब जाकर क्या बनेंगे। तो विषम परिस्थितियों में व्यक्ति निखर के आता है, सम परिस्थितियों में नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। हाँ, इस तरीके से विषम परिस्थितियों में ही व्यक्ति जो है निखर के आता है, सम परिस्थितियों में नहीं। इट्स अ प्रोवर्ब दैट मींस इजी सिचुएशंस कैन नेवर इंप्रूव यू और मेक यू बेटर।
यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब यही है कि सरल परिस्थितियां आप में सुधार नहीं ला सकती, आपको बेहतर नहीं बना सकती। विषम हालात में ही आप जा करके बेहतर बनते हैं। I know you're going through a divorce and are having a pretty hard time making ends meet for you and your son. मैं जान रहा हूँ कि तुम ना एक तरीके से डिवोर्स के लिए जा रही हो, है ना, तुम्हारा डिवोर्स भी होने जा रहा है और फिर तुम्हारे पास जो है 2 वक़्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा एक तरीके से, है ना? बड़ा ही हार्ड टाइम होगा तुम्हारे लिए कि 2 वक़्त की रोटियों का बंदोबस्त कर सको तुम अपने और अपने बेटे के लिए। लेकिन यू आर ओनली गेटिंग स्ट्रॉन्गर। लेकिन मैं ये भी कहूंगा इससे तुम सिर्फ और सिर्फ और मजबूत ही हो रही हो। रफ सीज मेक ग्रेट सेलर्स आफ्टर ऑल एंड नॉट स्मूथ वंस। मतलब कहा जा रहा है वैसे भी रफ सीज जो होते हैं, जो विषम परिस्थितियां होती हैं, यही महान सेलर्स बनाते हैं, ना कि स्मूथ सेलर्स, स्मूथ वंस नहीं। समझ रहे, स्मूथ वंस नहीं। तो विषम परिस्थितियों में व्यक्ति निखर के आता है, सम परिस्थितियों में नहीं। ये इसका मीनिंग। नंबर 3 को देख लीजिए। रेक या फिर हॉल somebody over coals। रेक या फिर हॉल somebody over coals। कोल का मतलब यहाँ पर आग से है। कोल का मतलब यहाँ पर है ना आग से है, फायर से। तो रेक somebody over coals का मतलब है किसी को दंड देना, किसी को टांटा फटकाना, आलोचना करना। समझ रहे हैं ना, एक तरीके से बहुत सख्ती से पेश आना, बहुत सख्ती से पेश आना, सजा देना। एक्सक्यूज मी, माफ करिएगा। तो गिव समवन अ हार्ड टाइम फॉर अ मिस्टेक दे सपोजिटली डिड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने गलती से भी कोई मिस्टेक करी है तो फिर आप उससे बहुत सख्ती से पेश आना चाहते हैं या आना चाहेंगे। गिव समवन अ हार्ड टाइम फॉर अ मिस्टेक दे सपोजिटली डिड, बहुत सख्ती से पेश आना। अब अग्नि परीक्षा ले ली, सीता जी को बोला गया अग्नि जल रही, इसके भीतर से होकर गुजरो। वो अमानवीय था, वो क्या एक मानवीय घटना थी? नहीं सर। इसे ये ना समझिए कि वो आपने देख लिया रामायण में महाभारत में लिखा तो सब सही है, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। समझ रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम उसमें जिम्मेदार थे, लेकिन एक तरीके से सीता की अग्नि परीक्षा हो रही थी ना, और उसका लॉजिक यही था कि अगर सीता के चरित्र में दाग होंगे तो वो जल के भस्म हो जाएंगी, और अगर चरित्र में दाग नहीं होंगे तो अग्नि इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, ये है। तो किसी से बहुत सख्ती से पेश आना, क्या मीनिंग है इसका? बहुत सख्ती से पेश आना एक तरीके से। माई क्लासमेट लिली, यही है सर। माई क्लासमेट लिली आ गया, जो मेरी क्लासमेट है लिली, forgot doing her math homework and she had a function to attend in her family। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, मेरी क्लासमेट लिली का होमवर्क नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि उसके घर में, उसके परिवार में एक फैमिली फंक्शन था जिसे उसे अटेंड करना था। लेकिन फिर भी टीचर नहीं मानते, टीचर लिटरली रेक्ड हर ओवर द कोल्स फॉर दैट। लेकिन टीचर नहीं माने, टीचर बरस पड़े एक तरीके से, भड़क गए एक तरीके, ओके ना, इस तरीके से। ये सब बहाना नहीं चलेगा, है ना। उन्होंने जो है डांट लगा दी, फटकार लगा दी एक तरीके से। रेक somebody over coals, बहुत तेजी से, बहुत सख्ती से पेश आना, ठीक। The terrorists should be raked over the holes as hard as they could be for killing innocent people। लिखा हुआ है जो आतंकवादी होते हैं, है ना, उनसे बहुत सख्ती से पेश आने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि क्या है ना, वो बेगुनाह लोगों को मार देते हैं। ऐसे में क्या है कि बहुत बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा दंड देना चाहिए एक तरीके से। अब आप समझिए ना, जैसे कि आपकी गाड़ी का चालान कटा, तो पहले ये था कि 500 रुपए का चालान कटेगा, 1000 का चालान कटेगा, पता चल रहा है 5000 का चालान कट रहा है, तो ज्यादा ही महंगा नहीं हो गया? एक तरीके से हो गया ना, ज्यादा महंगा हो गया। हॉट पोटैटो, गर्म आलू। सर आलू अगर ठंडी है तो कोई भी अपने हाथ में पकड़ लेगा, आलू अगर ठंडी है तो कोई भी पकड़ लेगा, पर आलू अगर उबली हुई हो, गर्म हो, तो आप ऐसे उठाएंगे, ऐसे दूसरे में थोड़ी देर बाद ऐसे करेंगे ना, बताओ, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, हैंडल नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसमें गर्म लगी तो इस हाथ में डाला, अरे इसमें, फिर इसमें डाला, है ना, ऐसे ऐसे करते रहे। क्या है, आप चीजों को ठंडा ही तो कर रहे थे, समझ रहे हैं ना, एक तरीके से विवाद को खत्म ही तो कर रहे थे, विवाद को क्या कर रहे थे, खत्म ही तो कर रहे थे, ये बात।
तो हॉट पोटैटो। तो मैं कह तो रहा हूँ सर, जैसे कि एक सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसे हैंडल करना इजी है तो अलग बात है, और अगर मुश्किल है तो वो हॉट पोटैटो है। हाँ, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा ना सर। हॉट पोटैटो किसी के हाथ में नहीं रुकेगा, हाथ में का हाथ जल जाएगा, फेंक देगा उसे तुरंत, तो हैंडल नहीं हो पाएगा। जो विवाद का हिस्सा बना हो, तो किसका हिस्सा बना, विवाद का हिस्सा बना, जिसे डील कर पाना, कंट्रोवर्सी टाइप से जो हो, जिसे डील कर पाना किसी के लिए भी एक मुसीबत या मुश्किल जैसा। मीनिंग अ प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद एंड कॉजेस अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट। एक परिस्थिति जिसे डील करना बहुत मुश्किल हो और वो तमाम प्रकार के असंतोष को पैदा करे एक तरीके से। समझ रहे हैं ना? हाँ, जो मुश्किल हो डील करना, एक समस्या जिसे हैंडल करना है ना, मुश्किल हो रहा, कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही हो, उसका समाधान, उसका सोल्यूशन ना निकल पा रहा हो उसको। देखिए, ये देखिए फोटो भी बनी हुई, यहाँ पे दो लोग जो हैं, कोई भी आलू को हाथ में अपने लेना नहीं चाहते इस तरीके से, क्योंकि जल जाएगा आदमी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, the legality of abortion is a hot potato in many countries around the world। कोई कह रहा है कि अबॉर्शन का ये जो लीगैलिटी है वो एक हॉट पोटैटो है ना। एक तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया जाए, तो एक तरीके से ना मैं मेरे से समझ रहा है ना आपसे समझ रहा है, ये मीनिंग। आई नेवर डिस्कस अबाउट एनीवन्स रिलीजन। मैं कभी भी किसी से उसके धर्म को से संबंधित कोई सवाल नहीं करता कि कौन सी बिरादरी को, कौन से धर्म को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे में वो नाराज हो सकता है, उसे खराब लग सकता है, फिर वो बोलेगा नहीं एक तरीके से। समझ रहे हैं एक तरीके से। ये स्टोरी है इसकी, क्या है ये स्टोरी है। आई नेवर डिस्कस अबाउट एनीवन्स रिलीजन। ना करिए सर, कोई ना करिए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे आ जाते हैं। इतना बताइए कि सही आ रहा है ना सर, पांच के पांचों इडियम्स आप सबको सही आए, समझ में सही से आए या नहीं समझ में आए। फिर आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स में जो तीन वर्ड्स हैं वो क्या है, रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्टफुल है और रिस्पेक्टेड है सर। इतने तक तो सेम ही है। बताइए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा सर। रिस्पेक्टेबल, डिजर्विंग रिस्पेक्ट, जो ये मानता है कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसे हम सम्माननीय कह सकते। क्या कह सकते हैं सर, सम्माननीय। उसे हम सम्मान के योग्य भी तो कह सकते हैं। सम्मान के योग्य भी तो कह सकते हैं, सम्मान के योग्य कह सकते हैं ना, जिसका जिसका सम्मान जरूर किया जाता है, वही है रिस्पेक्टेबल। जो जो ये चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्टेबल होने का मतलब आप चाहते हैं कि दुनिया आपके आगे हाथ जोड़े, सम्मान दे, आपको नतमस्तक हो एक प्रकार से, ये मीनिंग। अच्छा आगे बढ़ते हैं तो, अच्छा ठीक, रिस्पेक्टेबल मतलब जो एक तरीके से ये उम्मीद करता हूँ कि कोई उसे सम्मान देगा। फिर आता है अगला वर्ड, कहाँ गया कर्सर, अरे, फिल्ड विद, पक्का, फिल्ड विद रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति जो है मन में सम्मान रखना, जिसको कैसे, फिल्ड विद रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। फिर रेस्पोंडेंट में क्या आ जाएगा सर, ठीक। तो रिस्पेक्टेबल का मतलब होता है जो सम्मान चाहता है कि उसका सम्मान हो, अपने आप को सम्मान के योग्य समझता है। वो समझता है कि लोग हमसे नमस्ते करें, पैर छूने वाले हो तो पैर छुए। जो अपने आप को काबिल समझता है, योग्य समझता है, वो रिस्पेक्टेबल होता है। और जो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, बहुत प्रसन्न शांत स्वभाव का, है ना, वो एक तरीके से क्या होता है, उसके मन में दुनिया के लिए, आपके लिए सम्मान भरा होगा। जब आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सम्मान दे तो आप रिस्पेक्टेबल हो सकते हैं, और जब दुनिया आपका सम्मान कर रही है तो आप रिस्पेक्टफुल हो गए एक तरीके से। समझ रहे हैं ना? हाँ, दुनिया आपका सम्मान करे तो रिस्पेक्टेबल हो गए, और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कंडीशनल वर्ड को फ्यूचर में नहीं जाना, बिल्कुल भी कंडीशनल वर्ड्स को फ्यूचर में नहीं जाना। आया समझ में कि नहीं आया? रिस्पेक्टेबल इसको कहा जाता है, गलती से भी भूली बोलिएगा नहीं। एक सेकंड,
हाँ, फिर से सुन लीजिए सर। रिस्पेक्टेबल होने का मतलब है आप अपने आप को एक योग्य व्यक्ति समझते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया आपका सम्मान करे। रिस्पेक्टफुल है तो आप यू बहुत विनम्र होंगे, एक तरीके से पोलाइट होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, सम्मान से भरे हुए होंगे, अपने लिए नहीं सर, दूसरों के लिए विनम्र होंगे। और रिस्पेक्टेड हिंदी में एक शब्द होता है सम्मानित। जैसे कोई व्यक्ति मंच पर खड़ा हुआ, चढ़ा, बोला सभी सम्मानित गणमान्य लोग, सभी सम्मानित लोग, है ना, सभी सम्मानित गेस्ट, सो ऑल रिस्पेक्टेड गेस्ट, है ना, जो जो सम्मानित हैं, जिन्हें जिन्हें सम्मान मिल चुका है समय समय पर, जिन्हें सम्मान मिला है ना, मिलता रहता है, तो वो रिस्पेक्टेड हो गए। तो रिस्पेक्टफुल का मतलब आप चाहते हैं कि सम्मान आपको मिले। रिस्पेक्टेड अगर आप हैं तो आप सम्मानित हैं और आपको सम्मान मिलता है। रिस्पेक्टेबल है तो आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले। रिस्पेक्टेड है तो आप सम्मानित हैं और आपको सम्मान मिलता है। रिस्पेक्टफुल का मतलब है आप सम्मान से भरे हुए हैं दूसरों के प्रति, एक तरीके से। जी, अब क्वेश्चन देख लीजिए, एग्जांपल्स देख लीजिए, अपने आप आइडिया लग जाएगा सर, बेहतर आइडिया लग जाएगा। पढ़िए, द टीम हैज स्कोर्ड अ टोटल फॉर अदर टीम टू चेज, नहीं, the team has scored a respectable total for the other team to chase। कहा जा रहा है कि टीम ने एक सम्मानजनक आंकड़ा छुआ है, एक सम्मानजनक स्कोर बनाया, ऐसा स्कोर बनाया है कि आसानी से दूसरा व्यक्ति जीत नहीं पाएगा, जिसको कहा जाए दूसरी टीम जो आसानी से आपकी टीम को हरा नहीं पाएगी। समझ रहे हैं ना, एक प्रकार से इतना टाइट किया है आपने उसको, तो इसको कहेंगे तो रिस्पेक्टेबल टोटल बनाया गया होगा ना, इतना कि आदमी जो है मैच में बना रहे या आसानी से तो ना हारे, एक तरीके से जितना हो तो जीत जाए, रिस्पेक्टेबल, राइट, ये होना चाहिए। फिर अब ध्यान से देखिए, दिस मैन इज वेरी हम्बल, ये आदमी बड़ा शांत प्रिय, बड़ा शांत है, और अपने पीयर्स के प्रति, पीयर्स बोलते हैं साथी, साथी, और अपने पीयर्स के प्रति बहुत ज्यादा विनम्र है, यही तो कहा जाएगा। सोचो, वो बहुत ही हम्बल व्यक्ति है और अपने साथियों के प्रति जो है बहुत ज्यादा विनम्र है, अपने साथियों के प्रति जो है वो बहुत ज्यादा विनम्र है। जब विनम्र है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं, पढ़िए, रिस्पेक्टफुल बोलते हैं ना, विनम्र है। दूसरों के प्रति आपके मन में सम्मान है तो आप रिस्पेक्टफुल हैं। क्या है सर, रिस्पेक्टफुल। यहाँ आप रिस्पेक्टफुल लगा लीजिए, रिस्पेक्टफुल, है ना। अब देखिए, द एक सर्विसमैन वॉज कन्फर्ड विद अ गैलेंट्री अवार्ड, मतलब एक सर्विसमैन को जो है एक वीरता पुरस्कार दिया गया, है ना, क्या दिया गया, वीरता पुरस्कार दिया गया। बताइए क्या होगा, एम तो नहीं लगना है, बताइए, एम नहीं लगना, बताइए क्या होगा, बताइए सर। वो एक सर्विसमैन को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, तो वो एक सर्विसमैन जो होगा सम्मानित व्यक्ति होगा ना सर, उसका समाज में, मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में रुतबा होगा ना, उसे एक विशेष दर्जा दिया गया होगा, जिसको कह सकते हैं एक सर्विसमैन। मेरी बात आपको समझ में आई ना। तो ये व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा हम्बल है, पोलाइट है, और किसी भी प्रकार की बेवकूफी को ये नहीं सहेगा, और साथ ही साथ जो है, नहीं ये तो नहीं, यहाँ का ये आदमी बहुत हम्बल है, पोलाइट है, और अपने साथियों के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान पूर्वक है, एक तरीके से सम्मान से भरा हुआ, जिसको कहते हैं सम्मान से भरा हुआ। तो फिर क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल हो सकता है। पहले क्या बताना है क्या, नहीं नहीं, अच्छा ये नहीं, वो तो नीचे वाले का था, माफ करिए सर। नंबर 3 में क्या होगा सर, रिस्पेक्टेबल, यही होगा ना, रिस्पेक्टेबल होगा कि रिस्पेक्टेड हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए सर, मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है ना, तो मैं पानी पी लूं, वरना मुझे बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, एक मिनट रुकिए।
माफी चाहूंगा आप सभी से। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से आपको फिर से थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए। और पोटैटो तक तो मैंने आपको सही से बता ही दिया था। थोड़ा सा लेक्चर आज आपका लंबा हो जाएगा। मुझे लगता है कि उससे आपको दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप समझ नहीं पाएंगे तब दिक्कत ज्यादा होगी आपको। अब देखिए सर, मैं सब कुछ इरेज कर दे रहा हूँ सर। रिस्पेक्टेबल, BLE जब लगे, पहली बात एडजेक्टिव, FUL सब एडजेक्टिव। रिस्पेक्टेबल होने का मतलब है कि आपको लगता है कि आपका सम्मान होना चाहिए, आपको लगता है ना, सम्मान के योग्य इसको कहते हैं। जिसे लगता हो कि सम्मान मिलना चाहिए या दुनिया को लगता है उसे सम्मान मिलना चाहिए, तो वो सम्मान के योग्य, या एक शब्द होता है सम्मानजनक जिसको कहते हैं, राइट। रेस्पेक्टफुल एक बहुत बढ़िया वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड तो सभी है। इसमें एक बहुत ही विनम्र कोई व्यक्ति होगा, और जो व्यक्ति विनम्र होगा वो उसके मन में सम्मान भरा होगा, फुल मतलब भरा हुआ होना ना, तो वो रिस्पेक्ट से भरा हुआ होगा। तो अगर कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट से भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करता है ना, दूसरों को रिस्पेक्ट देगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि वो छोटा है, कमजोर है, नहीं, वो बहुत समझदार है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत विनम्र है ना, उसमें बहुत अच्छे संस्कार है, तो ऐसे सम्मान से भरा होगा, प्रणाम, ऐसे रिस्पेक्ट से भरा हुआ, विनम्र इसको बोलते हैं। और रिस्पेक्टेड वो व्यक्ति है जिसे समय समय पर सम्मानित किया जाता है, जिसे सम्मानित बोल सकते हैं, जिसे सम्मान मिल चुका है, पहले भी मिल चुका है ना, वो रिस्पेक्टेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? रिस्पेक्टेड। अब देखिए, टीम ने एक स्कोर बनाया है और वो स्कोर बनाया है दूसरी टीम को उसे चेज भी करना है, तो टीम ने स्कोर बनाया होगा कैसा? अच्छा स्कोर, ऐसा स्कोर जिसको जानकर टीम को दुख ना होता हो, बेइज्जती ना महसूस होती हो, ऐसा ही तो ना। तो सम्मानजनक स्कोर होगा। कैसा स्कोर होगा सर? सम्मानजनक स्कोर होगा, जिसे आप ना रिस्पेक्टेबल टोटल कहेंगे। क्या कहेंगे सर? रिस्पेक्टेबल। अब देखिए, ये व्यक्ति बहुत ही हम्बल है, बहुत ज्यादा शांत प्रिय है, हम्बल है, और अपने पीयर्स को लेकर, अपने साथियों को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल होगा ना सर। जब कोई व्यक्ति हम्बल है तो दूसरे का खूब सम्मान करेगा कि नहीं करेगा? अब कोई एक सर्विसमैन है, अब एक सर्विसमैन है तो वो एक सम्मानित व्यक्ति माना जाएगा ना, बोलिए, तो वो रिस्पेक्टेड माना जाएगा। और उसे फिर गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, कन्फर के साथ विद लगता है, याद कर लीजिएगा, नवाजा जाना, पुरस्कृत करना, अलंकृत करना, इसका मीनिंग होता है गैलेंट्री अवार्ड, वीरता पुरस्कार। अब इसको देखिए, नंबर 4, आई एम अ रिस्पेक्टफुल वुमन। अगर कोई कह रहा है आई एम अ रिस्पेक्टफुल वुमन, पहली बात, कोई अपनी तारीफ में ये बात नहीं बोलता कि मैं बहुत विनम्र हूं, मैं ही बोलूंगा क्या? मैं मन का बड़ा अच्छा हूं, मैं ही बोलूंगा क्या? नहीं ना सर। एक तो ये, दूसरा बात, विल नॉट टॉलरेट सच नॉनसेंस अगेन। यहाँ देखिए सर, यहाँ लिखा गया कि वो मैं इस प्रकार की बेहूदगी से भरी हुई हरकत को, या इस प्रकार के नॉनसेंस को फिर से नहीं टॉलरेट करूं। इसका मतलब क्या है कि वो महिला अपने आप को रिस्पेक्टफुल नहीं सर, रिस्पेक्टेबल मानती। सर रिस्पेक्टफुल होती तो कितना बढ़िया से बोलती। यहाँ उसने कहा नहीं, हम सब लोग ना एक तरीके से सम्मान के योग्य लोग हैं, और हम ना इस प्रकार की बचकानी हरकत, इस प्रकार का नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मैं एक रिस्पेक्टेबल वुमन, समझ रहे हैं ना आप? ऐसे मेरे से बात नहीं कर, मेरी भी इज्जत है, आई एम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, समझ रहे हैं ना, मेरी भी इज्जत है, मेरी भी रेपुटेशन है, आई एम अ रिस्पेक्टेबल पर्सन। इस तरीके से पढ़ा। फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाइए सर। मैं, मुझे लगता है इस बार जरूर समझ में आ गया होगा आप सभी को। पढ़िए, a judge is required to be more judicial, provident, judgmental और judicious। सब पहली बात, जजमेंटल एक नेगेटिव वर्ड है, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जजमेंटल का मतलब है कि आप फैसला बहुत, आप सबको के बारे में बहुत बताते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, बहुत जल्दी आप जज करते हैं एक तरीके से, है ना, तो ऐसा होना ठीक नहीं है। प्रोविडेंट का मतलब होता है सर दूरदर्शी, लेकिन किस प्रकार से?
किस प्रकार से दूरदर्शी? मित्र भाई, प्रोविडेंट होने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता हो, जो फिजूल खर्ची बिल्कुल भी ना करता, उसको कहते हैं प्रोविडेंट। अब जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है देखिए, न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक जांच, जुडिशियल इंक्वायरी। समझ रहे ना? जहां भी न्यायिक शब्द का इस्तेमाल किया जाए वहां जुडिशियल लगा, और जुडिशियस का मतलब होता है समझदार, जिसे मालूम है क्या सही है क्या गलत है ना, दिमाग का जो सही प्रयोग करना जानता है। तो जज के लिए क्या आवश्यक है? वो प्रोविडेंट हो, मतलब पैसे कम खर्च कर, जुडिशियल हो, न्यायिक हो या जुडिशियस हो। तो देखिए, आप में से तमाम लोग का मन करेगा जुडिशियल, और तमाम लोगों का मन कर सकता है जुडिशियस। पहली बात सर, कोई व्यक्ति कभी जुडिशियल नहीं होता, व्यवस्था जुडिशियल होती, काम जुडिशियल होता है, प्रणाली जुडिशियल होती, व्यक्ति जुडिशियस होता है। व्यक्ति कैसा होता है? जुडिशियस। तो जज का जुडिशियस होना जरूरी, समझदार होना जरूरी है। ब्रेव होने से कहीं ज्यादा जज का समझदार होना जरूरी है, ये लिखा हुआ। अब पढ़िए, नथिंग कम्स टू अ मैन हु, ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जो एफर्ट्स नहीं लगाता, यही तो मीनिंग होगा। ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जो एफर्ट्स नहीं लगाता। फटाफट आंसर भी आप सब करते रहे, साथ ही साथ जो है ना बताते रहे, और बाद में मुझे टोटल स्कोर बताइएगा कि कितना स्कोर आपका, ठीक। और अभी टोटल में 15 सेशन जैसे हो जाएंगे तो मैं एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करूंगा। मैं देखता हूँ कि उस टेस्ट का फॉर्मेट कैसे क्या हो सकता है, लेकिन मैं एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करना चाहूंगा, राइट? हाँ, ऑर्गेनाइज करना चाहूंगा। Nothing comes to a man who gives no efforts, makes no efforts, pushes no efforts, yields। सर efforts डालना मतलब प्रयास करना, यही तो होता है सर, make efforts, और कुछ होता ही नहीं सर। push efforts नहीं होता। yield का मतलब तो घुटने टेकना, हार मान लेना, जिसको आप सरेंडर करना कह सकते, राइट? प्रयास करना मतलब टू मेक एफर्ट्स, टू मेक एफर्ट्स। ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जो प्रयास नहीं करता। द पर्सन हु मेक्स नो एफर्ट्स गेट्स नथिंग। अब देखिए क्या होगा, his epilogue, एपिग्राफ, एपिग्राम, एपिटैफ, सोचो क्या होगा, बताओ, मैं रुका हुआ, बताओ। एपिलॉग, एपिग्राफ, एपिग्राम, एपिटैफ, क्या होगा बताइए? एपिटैफ होगा, एपिग्राफ होगा, बताओ। बताइए क्या होगा? मैं बता रहा हूँ। हाँ, inscribed on a slab of pure white marble। देखिए, एक मार्बल पर कुछ लिखा हुआ है, इसका यही मतलब है। इंस्क्राइब मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, मतलब एक तरीके से कुरेदना, एक तरीके से ऐसे 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 करके लिखना, है ना, जैसे ऐसे ऐसे करके लिखना, जिसको कह सकते हैं, मतलब जैसे मान लो पत्थर को हल्का हल्का काटा जा रहा हो, इंस्क्राइब किया गया है ना, तराशा गया एक तरीके से। एक एक व्हाइट मार्बल के स्लैब पर, स्लैब का मतलब कोई भी टुकड़ा आप ले लीजिए, उस पर तराशा गया। तो एपिलॉग नहीं होगा, एपिलॉग लॉग से आता है, डायलॉग को कहते हैं, बातचीत संवाद को कहते हैं, ठीक। एपिग्राम बेसिकली एक तरीके से क्या कहते हैं, स्टोरी को कहते हैं, स्टोरी को। एपिग्राफ और एपिटैफ, एपिग्राफ और एपिटैफ में, एपिटैफ में डेड बॉडी के लिए होता है, और एपिग्राफ जो है किसी भी बिल्डिंग पर कुछ लिखा हुआ है तो वो एपिग्राफ का। कोई व्यक्ति जब मर चुका हो तो उसकी तारीफ में या उससे संबंधित जो भी शब्द उसके कब्र पे लिखे गए हुए हों तो वो एपिटैफ कहे जाते हैं।
और किसी बिल्डिंग में जब लिखा हुआ हो एक बड़े से पत्थर पे ये कब बनी, कौन कौन बनवाया इसको, ये वो, तो वो एपिग्राफ कहा जाता है। अब आप ध्यान से देखिए सर, यहाँ शुरुआत में क्या लिखा है, हिज लिखा है। हिज मतलब कोई व्यक्ति है तरीके से, समझ रहे हैं ना। हिज मतलब कोई व्यक्ति है, तो उसके केस में आपको एपिटैफ लगाना चाहिए। डेड बॉडी जहां दफन की जाती है, जलाई जाती है, वहां पे कुछ बनवाया गया, फिर उसमें कुछ लिख दिया गया है ना, फलाने फलाने, तो वो एपिटैफ कहा जाता है। एपिग्राफ एक बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में लिखा है कि कब बनाई गई, किसने बनाई, एपिग्राफ है ना, उसको कहते हैं। समझ में आ गया होगा एपिटैफ और एपिग्राफ के बीच में क्या अंतर है। एपिलॉग तो अलग ही था। Rehabilitation should be made an a important integral informal invisible part of law on child labor। कहा जा रहा है कि जो रिहैबिलिटेशन है, क्या है, रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास जो है, उसे एक क्या होना चाहिए, चाइल्ड लेबर पर एक कानून बने, चाइल्ड लेबर पर जो भी कानून हो, रिहैबिलिटेशन को क्या होना चाहिए, उस कानून का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। हाँ, जब कोई बाल श्रम में फंसे तो सिर्फ ऐसा ना हो कि फिर उसे बचा ही लिया जाए, नहीं, बचाने के साथ साथ उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अनुदान भी मिलना जरूरी है, उसकी मदद की जानी भी एक प्रकार से जरूरी है, ये लिखा। तो जो रिहैबिलिटेशन है एक तरीके से पुनर्वास जिसको कहते हैं, उसे चाइल्ड लेबर पर जो लॉ है उस लॉ का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, एक मजबूत, एक अभिन्न हिस्सा बना लेना चाहिए। जो उसका एक अभिन्न हिस्सा होगा, बहुत शानदार, बहुत मजबूत, उसे हम इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, इंटीग्रल। इंपॉर्टेंट भी जरूरी होता है, लेकिन अधिक जरूरी क्या है, इंटीग्रल। इनफॉर्मल गैर जरूरी, इनविजिबल मतलब जो दिखे ना, जो दिखे ना। तो रिहैबिलिटेशन जो चाइल्ड लेबर पे लॉ बने उसमें होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। तो वो इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बंधुवर सर, इंटीग्रल पार्ट, राइट, आ गया होगा समझ में। अभिन्न जिसको कैसे, जरूरी, नितांत आवश्यक, जरूरी, नितांत आवश्यक। नंबर 5 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नो अरेस्ट कैन बी मेड। नो अरेस्ट कैन बी मेड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नो अरेस्ट कैन बी मेड मतलब किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऑन अ मेयर एलिगेशन ऑफ, सिर्फ एक आरोप ही लगा है कि उसने कोई गुनाह किया है। ऑफेंस मतलब गुनाह, ठीक, मतलब किसी भी प्रकार से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक आरोप लगा है कि सामने वाले व्यक्ति ने गुनाह किया, तो जब तक प्रूफ नहीं है तब तक अरेस्ट नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना, तो कोई अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक एलिगेशन लगा, आरोप लगा हो कि व्यक्ति ने एक अपराध किया है, जब किया हो तो अरेस्ट किया जाए। जब सिर्फ आरोप ही लगा है कि व्यक्ति ने अपराध किया है, फिर भी उसे अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है ना, या इसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब आप ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत ध्यान से। जब आप कोई अपराध करते हैं सर, तो कोई भी कोई अपराध करता है तो वो उस अपराध को कमिट करता है, राइट। क्या करता है, कमिट। कमिट एक वर्ड है। अब कमिट से दो नाउन बन जाते हैं, एक होता है सर कमिटमेंट। कमिटमेंट अलग हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ, वादा। क्या मतलब हो सर, इसका मीनिंग क्या होगा, वादा जिसको बोलते हैं। और दूसरा है कमीशन। ये जो कमिट है ना, इसी का नाउन वर्जन बेहतर वाला जो है वो कमीशन है। कैसे, कमिट मतलब गुनाह करना, गलती करना। कमीशन का मतलब ये गुनाह करना, गलती करना, नाउन के रूप में। और कमिटमेंट का मतलब है प्रॉमिस, वादा करना। तो कोई कह रहा है कि सिर्फ एक एलिगेशन लगा है कि अपराध हुआ है, तो सिर्फ एक एलिगेशन लगा है ऑफ कमीशन ऑफ अ क्राइम, तो इस आधार पर नहीं किसी को अरेस्ट किया जा सकता है तरीके से। इस आधार पर अरेस्ट करना मुश्किल है, राइट। कमीशन लगा दीजिए। कन्विक्शन मतलब अपराधीकरण हो जाएगा। कमिटमेंट मतलब किसी भी कार्य को करना। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरुआत। क्या सर, शुरुआत, है ना, शुरुआत। कन्विक्शन अपराधीकरण को बोलते हैं, तो सिर्फ शुरुआत से नहीं सर। सिर्फ एक आरोप लगा है कि व्यक्ति ने अपराध किया, इस आधार पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक कमीशन ऑफ ऑफेंस का एलिगेशन लगा, बस इस आधार पर। तो कमिट मतलब गलती करना होता है, इससे एक कमिटमेंट बनता है जिसको आप वादा कहते हैं, कमिटेड लोग होते हैं। और कमिट जिसका मतलब गलती करना या गुनाह करना, उससे कमीशन बनता है जिसका मतलब है गुनाह या गलती, एक तरीके से। तो आज की क्लास यहीं तक के लिए, मुझे उम्मीद है आप सबको जरूर समझ में आया होगा। माफी चाहूंगा बीच में
क्या कहेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाते समय थोड़ा सा आई फेल्ट लाइक स्लीपिंग, थोड़ा सा हल्की फुल्की नींद सी आ गई थी 2-3 मिनट के लिए, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ओके बॉस, थैंक यू सो मच। ऐसे क्लासेस अटेंड करते रहिए, अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लग रहा है मुझे ये बताइए, जो भी क्वेरीज हो उन क्वेरीज को पूछिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।